गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका साइंस क्लासेज बाय यशपाल सर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको 10th क्लास का पूरा कोर्स करा रहा हूँ, उसी में मैंने लेसन नंबर फर्स्ट करा दिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। लेसन नंबर 2 का आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र हम बाद में लेंगे क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हम देखते हैं मादा जनन तंत्र। आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखिए और जैसा मैं बोल रहा हूँ पहले ध्यान से सुना, पहले अपन इसको समझते हैं, फिर समझने के बाद में मैं आपको किस तरह से नोट्स लिखते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का सबसे पहले हम डायग्राम, इस चैप्टर में मैं बार बार बता रहा हूँ आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम आपने प्रैक्टिस कर ली है तो थ्योरी बहुत अच्छी तरह लिख सकोगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। डायग्राम देखिए, मादा जनन तंत्र मादा जनन तंत्र 2012 और 2018 में आ चुका है। ठीक है, आधा रिपीट होता रहता है। जो मादा जनन तंत्र होता है, ये आप देखिए साइड में जो नजर आ रहे हैं, वे एक जोड़ी, एक और दो या दो अंडाशय स्थित होते हैं और अंडाशय इसकी आकृति बादाम के समान होती है। अंडाशय से हम देख रहे हैं यहां पर एक नली समान संरचना जुड़ी रहती है। प्रत्येक अंडाशय से नली समान संरचना जुड़ी रहती है, जिसे हमने क्या नाम दिया? अंडवाहिनी कहते हैं। क्लियर है? अब दोनों की अंडवाहिनियां आगे जाकर एक थैले समान संरचना में खुल रही है, थैले समान संरचना में खुल रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया? यूट्रस या गर्भाशय कहते हैं। यहीं पर भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है। जब पूर्ण भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है तो जब 9 माह के अंतिम अवसर पर क्या आ जाता है? बच्चा परिपक्व होने पर ग्रीवा में आ जाता है और योनि के द्वारा 9 महीने बाद बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो मैंने आपको डायग्राम के बारे में बता दिया है। अब हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले मादा जनन तंत्र स्थिर कहाँ होता है? उदर गुहा में वृक्क के नीचे स्थित होता है। मादा के उदर गुहा में वृक्क के नीचे स्थित होता है मादा जनन तंत्र। और इसके मादा जनन तंत्र के स्थिति के बारे में बता दें। मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भाग लेते हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। ये 4 मुख्य भाग होते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। एक एक के बारे में देखते हैं। अंडाशय जैसे मैंने बताया कि एक जोड़ी होते हैं, बादाम में समान संरचना होती है। ठीक है, अंडाशय में अंडजनन। अब ये क्या था? इसमें अंडे का निर्माण होता है और कौन सी क्रिया के द्वारा? अंडजनन की क्रिया के द्वारा अंडे का निर्माण होता है। क्लियर है? अब अंडे का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जब मादा अपन कह सकते हैं जब लड़कियां 13 या 14 साल की होती है, उनमें हार्मोन्स का स्राव होने लग जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसके द्वारा अंड जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्रावण हो जाता है, जो मादा में दैत्तिक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। दैत्तिक लैंगिक लक्षण का मतलब होता है इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? ये तो हो गया आपके अंडाशय के बारे में। अब एक जोड़ी अंडाशय स्थित होता है, अंडाशय से क्या जुड़ी रहती है? अंडवाहिनी स्थित रहती है। एक नली समान संरचना होती है अंडवाहिनी, और इसका जो अंडाशय से जुड़ा भाग रहता है उसे हम कीट के समान संरचना कीट के समान संरचना होती है अंडवाहिनी की। अब क्या होता है? जब शुक्राणु नर द्वारा शुक्राणु जब मादा की योनि में प्रवेश करता है तो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है? अंडवाहिनी में संपन्न हो रही है। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। डायग्राम से आप इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते जा रहे होंगे। क्लियर है? तो मैंने लिखा भी है, प्रत्येक अंडाशय के समीप एक लंबी नली समान नली जुड़ी रहती है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी की भित्ति संकुचनशील व रोम युक्त होती है, जिससे सहायता से अंडाशय गर्भाशय में गमन करता है। इसकी क्या होती है?
कुंचनशील व रोमयुक्त होती है, जिससे यहाँ पर अंडे बनते हैं और ये अंडे क्या करेंगे, यहाँ पर गति करते जाएंगे, कुंचनशील और रोमयुक्त। और यहाँ पर मैंने बताया शुक्राणु प्रवेश करेगा और कौन सी क्रिया होगी, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तो निषेचन की क्रिया क्या संपन्न होती है, अंडवाणी में संपन्न होती है। अब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होने के युग्मनज का निर्माण होता है, कहाँ आएगा ये, गर्भाशय में आता है। तो गर्भाशय एक थैले के समान संरचना होती है, आकृति नाशपति के समान थैले के समान संरचना होती है। और भ्रूण का विकास ही कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। और फिर भ्रूण पूरा परिपक्व होने के बाद योनि के द्वारा नलिका खुलती है, एक लंबी नली समान संरचना खुलती है, जिससे हमने क्या नाम दिया, योनि का है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन। इसको समझने के पहले एक मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ कि हमारे शरीर पर अगर किसी भाग पर कांटा चुभ जाता है तो हमें तुरंत उसका मालूम पड़ता है, या हम किसी गर्म चीज को पकड़ लेते हैं तो हम तुरंत उसको हटा देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसका संदेश सीधा मस्तिष्क से पहुंच गया है कि आपके पैर में कांटा चुभ गया है, आपने गर्म चीज पर हाथ रख दिया है। और ये संदेश हमारे मस्तिष्क तक कौन पहुंचाने का कार्य करता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पूरे शरीर में ये न्यूरॉन्स का जाल बना रहता है, इसलिए संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उद्दीपन को ग्रहण करके मालूम कर सकते हैं। देखिए, ये जो भाग होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कोशिका काय या सोमा कहते हैं। और इस कोशिका काय या सोमा में क्या स्थित होती है, नीलेंस की कणिकाएं स्थित होती है, जो कि रासायनिक क्रिया करती है। समझ में आ गई बात? कोशिका काय होता है, उसमें क्या स्थित होता है, केंद्रक स्थित होता है, और कोशिका द्रव भी इसमें स्थित होता है। किसमें भी, कोशिका काय में कोशिका द्रव भी स्थित होता है। क्लियर है? तो ये सोमा या कोशिका में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, जो कि मैंने आपको लिख दिया है, आप देख सकते हैं। सोमा या कोशिका काय में केंद्रक स्थित होता है, कोशिका द्रव स्थित होता है, और इसमें नीलेंस की कणिकाएं स्थित होती है जो रासायनिक क्रिया करती है। अब ये सोमा और कोशिका से जैसे ये तंतु के समान संरचना निकल रही है, इसको हमने क्या नाम दिया, डेंटेंस या द्रुमाशय या द्रुमिका ही कहते हैं। अब ये क्या कार्य करती है भाई? ये क्या कार्य करती है, उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य कौन करती है, द्रुमिका करती है। उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य कौन करती है, द्रुमिका करती है। अब उद्दीपनों को ग्रहण करके कहाँ जाएगी, ये कोशिका काय में पहुंचा देती है। अब ये संदेश आगे से आगे चला जाता है। अब तंत्रिका काय का तीसरा भाग होता है, वह है तंत्रिकाक्ष, जो कि कोशिका काय आगे जाकर एक लंबी नली समान संरचना में आ जाता है। इसको हमने क्या नाम दिया, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और इस तंत्रिका के द्वारा ही संदेश पहले तो किसमें, द्रुमिका के द्वारा ग्रहण हुआ, द्रुमिका से कोशिका काय में आया, और कोशिका काय से किसमें आ गया, तंत्रिकाक्ष में चला जाता है। और ये क्रिया आगे से आगे चलती रहती है। तो अभी तक आपने क्या देखा है, मानव तंत्रिका तंत्र की संरचना देख ली। इसके 3 भाग होते हैं। ये अंदर वाला भाग कोशिका काय होता है, जिसमें केंद्रक कोशिका द्रव स्थित होता है, नीलेंस की कणिकाएं स्थित होती है। क्लियर है? दूसरा भाग जो तंतु के समान संरचना निकले, द्रुमिकाएं कहते हैं, जो उद्दीपन को ग्रहण करती है, और आगे जाकर एक लंबी पतली समान संरचना में, जो कोशिका काय आगे जाकर लंबी पतली समान संरचना में हो जाता है, उसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्लियर है? तंत्रिकाक्ष आगे जाकर शाखित हो जाता है, और इसका अंतिम सिरा क्या कहलाता है, सिनेप्टिक नोब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये सिनेप्टिक नोब कहलाता है। मैंने आपको जो बोला है वो ही इसमें थ्योरी में लिख दिया है ना, आपको नोटबुक में बहुत अच्छी तरह से आपको लिखना है। पहले में जो मैंने बोला है, बहुत एक एक चीज को समझना, बार बार रिवाइंड करके समझना, और इसको डायग्राम बना के इसको नोट से लिखना है आपको। स्ट्रक्चर आगे इसकी। अब जो मुख्य रूप से जो देखते हैं अंत में, ये हमारे शरीर में क्या होता है भाई, हमारे प्रत्येक शरीर में तंत्रिकाएं स्थित होती है। एक तंत्रिका खत्म होने के बाद में ये तंत्रिका का दूसरा सिरा क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब जैसे क्या हुआ, उद्दीपन ग्रहण हुए,
इसके द्वारा ग्रहण कर लिए गए और ये कोशिका काय में गए और तंत्रिकाक्ष में जाते हैं आगे और जाकर दूसरी तंत्रिका की क्या की कौन ग्रहण कर लेता है, वापस से ध्रुमिका ग्रहण करता है। तो बात समझ में आ रही है, एक तंत्रिका एक न्यूरॉन का ध्रुमिकाश के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाश से मिलने के एक के क्या हो गया ध्रुमिकाश, ये ध्रुमिकाश हो गया, ये ध्रुमाशय, ये तंतु समाज संरचना, और दूसरों का ये क्या हो गया तंत्रिकाश। एक तंत्रिका दो तंत्रिका, एक तंत्रिका तंत्रिकाश, दूसरी तंत्रिका ध्रुमिकाश, इन दोनों के मिलने के स्थान जो स्थान होता है उसे हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या नाम दिया, सिनेप्स कहते हैं। क्या नाम दिया भाई, ये रहा आपके सिनेप्स नाम दिया, ये सिनेप्स कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता सिनेप्स किसे कहते हैं, तो एक तंत्रिका के ध्रुमिकाश और दूसरी तंत्रिका के तंत्रिकाश के स्थान पर, मिलान स्थान पर जो होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। और यही सिनेप्स क्या करता है, उद्दीपनों को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके तंत्रिका के बारे में हो गया, न्यूरॉन्स के बारे में हो गया, इसका स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया। एक बार वापस से देख लीजिए, उद्दीपनों को ध्रुमिकाएं ग्रहण करती है, कोशिका काय में जाती है, तंत्रिका इसको आगे ले जाता है और यहाँ पर जाकर तंत्रिका सिरे पर, अंतिम सिरे पर ये क्या करता है, उद्दीपनों को वापस से उत्तेजित कर देता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, वापस से उत्तेजित कर दूसरी तंत्रिका कोशिका के किसमें, ध्रुमिका के द्वारा भेज दिया जाता है। इस तरह से हमें उद्दीपन का ज्ञान होता है कि एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका पर पहुंचकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देती है कि आपके शरीर के इस भाग में कांटा लगा है या आपके इस शरीर के भाग में लगी है। हमें हर आवेग का संवेग का मालूम किससे पड़ता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से मालूम पड़ता है। ठीक, ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। क्वेश्चन पूछता है, इसका डायग्राम बनाकर इसके स्ट्रक्चर और लास्ट में जाकर इसके दोनों भाग पर क्या होता है, सिनेप्स स्थित होता है, उसको हमने ध्यान दिया। तो आज हमने मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन देखा है, 2012 और 18 में आ चुका है। तंत्रिका कोशिका के ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके बारे में हमने देख लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2 टॉपिक लिए हैं, आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे और पूरा वीडियो देखिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। अभी छुट्टियों में बहुत इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप कीजिए, वीडियो देखिए और बार बार इसको देखते रहिए, तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा और आपका पूरा कोर्स मैं कराऊंगा। किसी प्रकार की समस्या तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी जरूर लिखिए, ये हमें समस्या है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू वेरी मच।